नमस्कार, मैं हूं जायरा और आप देख रहे हैं मुद्दा। शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को इसका ऐलान किया और इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने लुहांस्क और डोनेस्क को और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाकों में सैनिकों को शांति बनाए रखने का आदेश दिया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि सैनिकों की तैनाती कब होगी। हालात ये है कि रूस ने सैनिकों को यूक्रेन के अंदर नहीं जाने दिया है, बल्कि रूस ने दो इलाकों को अलग राज्य की मान्यता दी है। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के उठाए गए कदम से वे डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमने किसी से ना कुछ किया है और ना ही किसी को कुछ हम देंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की घोषणाओं और खतरों के बावजूद यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसे ही बनी रहेंगी जैसे पहले थी। यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने वाले पुतिन के कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो अभी जारी है। दो प्रांतों को आजाद घोषित करने के पुतिन के फैसले की चारों ओर निंदा की जा रही है। नाटो प्रमुख ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उन्हें चेतावनी दी है। यूएनएससी की मीटिंग में यूक्रेन ने रूस को आड़े हाथों लिया है। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कवायद भी तेज कर दी है। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट आज सुबह यूक्रेन रवाना हो गई। भारत और यूक्रेन के बीच अच्छा खासा आपसी व्यापार होता है। यूक्रेन भारत को कई जरूरी चीजें सप्लाई करता है। हालांकि ये संबंध हमेशा से रूस के रुख पर निर्भर रहता आया है। जब भी जंग के हालात बनते हैं, यहां व्यापार एकदम कम हो जाता है। इस खतरे से सबसे बुरा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है, जो पहले से ही कोविड महामारी के चलते खस्ता हाल है। भारत में भी जंग के इस संकट से अछूता नहीं है और इससे देश के आयात निर्यात पर खराब असर पड़ सकता है। इस विवाद ने भारत के लिए कूटनीतिक परेशानियां खड़ी कर दी हैं। भारत अभी तक यही कह रहा है कि मसले को बातचीत से सुलझाना चाहिए। तनाव अधिक बढ़ जाने और व्यापक युद्ध की स्थिति बन जाने पर भारत को अपना स्टैंड लेना होगा। ऐसे में अमेरिका या रूस में ये किसी का भी पक्ष लेना दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जर्मनी में हुए म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में माना है कि इस समय भारत और चीन के रिश्ते बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भारत पर किसी पक्ष के साथ स्टैंड लेने का दबाव बढ़ रहा है। चीन भी भारतीय सीमा पर दबंगई दिखा रहा है और भारत चिंतित है। यूक्रेन से बनते बिगड़ते समीकरण भारत की सामरिक सुरक्षा पर भी अब खतरा बढ़ सकता है। यूक्रेन के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चिंता जताई है। यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार है। यदि दोनों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। जेके त्रिपाठी जी, आपके पास इस पहले आना चाहूंगी। अब जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जिस तरीके से लुहांस्क और डोनेस्क को उन्होंने एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है, लगातार इसकी निंदा भी हम देख रहे हैं। जो बाइडेन भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरह के व्यापार करने से भी फिलहाल रूस से इनकार कर दिया है। अब किस नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं आप? भारत के नजरिए से इसे कैसे देखा जाए? ये देखें कि ये घटनाक्रम कैसे है, तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। आज अमेरिका ये कह रहा है कि रूस ने ऐसा किया, रूस ने वैसा किया, रूस ने इनके ब्रेक अवे प्रोविंसेस को मान्यता दे करके रूस ने इंटरनेशनल कानून का, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं किया। ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी जड़ कहाँ पर है? जब 1990 के करीब सोवियत संघ के विघटन के बाद क्लिंटन और इनका क्या कहते हैं येल्सिन की मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था, जहाँ की जर्मनी और फ्रांस के भी राजनयिक मौजूद थे,
उसमें ये स्वीकार किया गया था, भले लिखित समझौता नहीं था, लेकिन स्वीकार किया गया था क्योंकि रूस अब विकसित हो चुका है, सोवियत रूस, इसलिए रूसी फेडरेशन के आसपास का नाटो जो है वो पूर्व में 1 सेंटीमीटर भी नहीं आगे बढ़ेगा। और ये कहा गया था, भले इसकी कोई रिटर्न वो नहीं है, लेकिन इसके कई लोगों ने जो वहां थे उन लोगों ने तस्दीक किया है, जिसमें कि रूस में स्थित अमेरिका के राजदूत भी थे। अब नेटो ने उस बात को माना नहीं। पहले तो देखिए, नेटो की कोई उपादेयता ही नहीं है। जब एक बार जब सोवियत संघ विघटित हो गया, वार्सा पैक्ट विघटित हो गया, तो अब कोई और पावर बची नहीं, तो नेटो को भी विघटित हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो उसको आगे बढ़ने का कोई सुख नहीं। लेकिन 1993 से 14 देशों को नेटो ने पूर्व की ओर अपने साथ जोड़ा है, और जिसका अब वो यूक्रेन को भी जोड़ना चाहता है। रूस की ये बहुत ही वाजिब समस्या है, वाजिब कंसर्न है कि आप हमारे ऊपर क्यों ऐसा दबाव डाल रहे हैं, और अमेरिका चाहता कि हर हालत में रूस को दबाया जाए। हाँ, रूस ने यहाँ पर गलती की है कि रूस ने इन देशों को मान्यता दी है, लेकिन आप देखिए कि ये प्रांतों को मान्यता दी। आप देखिए कि ये दोनों प्रांत हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। यहाँ पर आप देखिए क्या है कि यहाँ पर रूसी भाषा बोलने वाले और रूसी ओरिजिन के लोग ज्यादा। शुरुआत यहाँ कब हुई थी? अभी हाल में शुरुआत देखिए तो इन लोगों पे बमबारिश हुई, और इसके बाद ये लोग भाग करके रूसी हो गए। अमेरिका ने कहा नहीं, रूस ने युद्ध छेड़ दिया। अब बमबारी अगर रूसी बोलने वाले क्षेत्रों पर होती, रूसी बोलने वाले लोगों पे होती है, तो कौन दोषी है? या तो यूक्रेन की सरकार दोषी है, या अमेरिका के बढ़ावे में आकर के वो ऐसा काम कर रही है। ये मैं मानता हूँ कि अभी रूस थोड़ा ज्यादा ही वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों बराबर से दोषी हैं। और अमेरिका का एक और लक्ष्य, अमेरिका चाहता है कि यूरोप में भी उसकी दादागिरी पूरी तरह से रहे, और यूरोपियन यूनियन में 2 बड़े बड़े देश जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ। और जर्मनी और फ्रांस इसलिए खिलाफ है कि जर्मनी को तो रूस से 155 अरब क्यूबिक मीटर गैस मिलती। और अमेरिका ने एक बार ये भी कहा, जब शोल्ज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल में हुई बाइडेन की, अगर युद्ध हुआ तो हम ये पाइपलाइन खत्म कर देंगे। ये सब बातें धमकी थी, दोस्तों के लिए भी गड़बड़ होती है। दोनों ओर से गड़बड़ी हुई है, लेकिन ज्यादा गड़बड़ी अमेरिका की। अब जहाँ तक रही बात भारत, तो भारत का इससे क्या प्रतिक्रिया है? भारत की बहुत स्टैंडर्ड भारत का स्टैंड है कि हम दोनों पक्षों को द्वारा कहते हैं कि आप युद्ध न करें, और शांतिपूर्वक अक्रॉस द नेगोशिएटिंग टेबल बैठ करके डिप्लोमेसी का सहारा लेकर के आप बातचीत करें। और ये सारे लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जी सर, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ जंग के हालात बनते हैं तो ग्लोबली इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है जो मौजूदा हालात इस वक्त हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, तो अमेरिका तो लगातार इसका विरोध कर ही रहा है, लेकिन भारत के नजरिए से हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं ग्लोबली इसका असर पड़ेगा, और खासतौर से भारत का आदान प्रदान भी काफी होता है, वहां से आयात निर्यात होता है काफी इन देशों से, तो इसको लेकर भी काफी इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर जंग जैसे हालात बनते हैं तो। जी देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये जो यूक्रेन का संकट है, ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। ये अमेरिका और रशिया जो अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और जहां तक राष्ट्रपति पुतिन जो कि काफी महत्वाकांक्षी हैं, अभी कल ही उन्होंने जिस तरीके का अपना एड्रेस दिया है उसमें यूक्रेन के अस्तित्व पे ही उन्होंने पूरी तरह से सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब उन्होंने लुहांस्क और डोनेट्स्क को रिकॉग्नाइज भी कर दिया एक अलग देश के रूप में। 2014 में उन्होंने क्रीमिया का एनेक्सेशन भी कर लिया था, जो कि यूक्रेन का पार्ट था। तो जो राष्ट्रपति पुतिन की जो पूरा माइंडसेट है, वो बिल्कुल ऐसे समय का माइंडसेट दिखाई देता है जब सोवियत यूनियन के समय का माइंडसेट दिखाई देता है। ये जो कोल्ड वॉर माइंडसेट है, और जाहिर है कि वर्तमान समय में अगर इसी तरीके की नीतियां रशिया के द्वारा अपनाई जाती रही तो ये नया शीत युद्ध निसंदेह छिड़ेगा, और ये पोलराइजेशन बढ़ेगा। विश्व में पहले ही रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। INF ट्रीटी जैसे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी का जो एक संधि थी वो पहले ही टूट चुकी है। हथियारों की होड़ बढ़ चुकी है। चाइना जहां एक तरफ अपने हथियार बना रहा है, रशिया भी अपने हथियार बना रहा है।
अमेरिका भी अपने नए वेपन्स टेस्ट कर रहा है। जाहिर है कि भारत को भी अपने इस तरीके के पोस्टर्स को लेना होगा ताकि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा इंश्योर की जा सके। तो रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, नए शीत युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यूक्रेन तो मात्र एक बहाना है, एक प्यादा है। वास्तव में देखें तो ये रशिया और अमेरिका के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। और मैं ये भी कहूंगा यहाँ पे कि नेटो का जो मेजर एक्सपेंशन हुआ था वो 2004 में हुआ था, लेकिन रशिया ने उस समय ज्यादा आवाज नहीं उठाई। जरूर रशिया ने ग्रैम्बलिंग की थी, लेकिन ज्यादा आवाज उस समय नहीं उठाई। लेकिन एक ऐसे समय में 2022 में जब अमेरिका ने इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे थिएटर से बाहर निकल करके वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के चैलेंज पर ज्यादा फोकस करना चाहता था, यहाँ तक कि अटलांटिक के अपने जो ट्रूप्स के जो डिप्लॉयमेंट्स को वो घटा करके पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में ज्यादा करना चाह रहा था। तो अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो फोकस था उसको उस स्थिति का लाभ उठाते हुए वर्तमान समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है, इस अवसर का लाभ उठाया है और अपने यूरोपियन थिएटर है वहां पे रशिया के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है और इसके लिए वो अमेरिका और नेटो की हेजिमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो समय उन्होंने चुना है, ये समय एक ऐसा समय चुना है कि जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि इनके लिए माकूल अवसर है और इसका लाभ उठाना चाहिए और यूक्रेन का संकट खड़ा करके अपने प्रभाव को पूरी यूरोपियन थिएटर में बढ़ाना चाहिए। तो ये जो प्रतिद्वंदिता है महाशक्तियों की, रशिया की, अमेरिका की, वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो आर्गुमेंट, जो कोल्ड वॉर माइंडसेट है वो फिर से दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। यदि ये संकट गहराता है तो इसका भारत के ऊपर भी असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में रशिया एक टॉप एनर्जी प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। यूरोप को तो वो 60% एनर्जी सप्लाईज करता है। जर्मनी को विशेष रूप से जो एनर्जी सप्लाईज होती है, गैस की सप्लाई होती है नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के माध्यम से, वो डिस्ट्रप्टेड होगी। यूरोपियन जो एनर्जी मार्केट है उस पर गहरा असर पड़ेगा। जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो भी डिस्ट्रप्टेड होंगी। जी बिल्कुल, और ओवरऑल सर हम अगर देखें तो काफी असर पड़ेगा, इसका ग्लोबली इफेक्ट करेगा अगर ये जंग होती है। तो चलिए, आप यूक्रेन और रशिया को लेकर जो विवाद पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी अब। सर, भारत लगातार ये बात कह रहा है कि हमें बातचीत के जरिए ही इस पूरे मसले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि असर इसका खासा हो सकता है भारत के ऊपर भी। करीब 49% जो हथियार हैं रूस से सप्लाई होते हैं भारत को, ऐसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने देखा कोरोना काल में ही इकोनॉमी पर क्या असर हुआ था, उससे अभी तक हम उबर नहीं पाए हैं। और ऐसे में अगर जंग होती है तो ग्लोबली इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट होगा। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपकी बात यह कि भारत को जो रूस से हथियार मिलते हैं, 50% सप्लाई जो होती है, वो ऐसा नहीं है कि अगर आज रूस से और उससे जंग हो गई तो कल को सप्लाई नहीं होगी और हमारी सेना के लिए सामान नहीं होगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, इसलिए इतनी जल्दी कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज ये कि भारत पे असर क्या पड़ेगा, आर्थिक रूप से पड़ेगा, क्योंकि भारत एक नेट इम्पोर्टर है एनर्जी का, गैस का एज वेल एज तेल का। लेकिन क्या है कि इससे देखिए, इससे, और रूस बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, रूस से भी हमें एनर्जी मिलती है और रूस यूरोप को भी एनर्जी देता है। अब अगर एनर्जी की सप्लाई, पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाएगी तो इनकी तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो हो चुकी। अब तेल काफी बढ़ चुका है जी, और $100 के करीब पर बैरल तेल का दाम पहुंच गया, कच्चे तेल का दाम। और रूस का रूबल जो है वो 4% से ज्यादा गिर चुका है। स्टॉक मार्केट भी चल उलट रहे, इसी डर से कि जंग होगी। तो अब रूस का रूबल गिरने का सीधा मतलब ये होता है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी रूसी रूबल के तुलना में, और वैसे भी। लेकिन एक चीज ये देखिए कि रूस के साथ चीन का और रूस के साथ भारत का ये भी समझौता है कि हम वक्त पड़ने पर, भी नहीं है कि डॉलर के थ्रू अगर टेंशन हो जाता है रूस पर, कोई जरूरी नहीं कि हम डॉलर के थ्रू वो करें, व्यापार करें। हम रुपए रूबल के ट्रेड पे भी व्यापार कर सकते हैं, या जैसे चीन भी व्यापार कर रहा है रूस के साथ अपनी करेंसी और रूबल से। तो लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हमें होगा वो ये होगा कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो परिवहन की कीमतें बढ़ेगी, उससे महंगाई पूरे विश्व में बढ़ेगी, क्योंकि ये दुनिया अब आजकल टेक्नोलॉजी नहीं रह गई, इंटरडिपेंडेंट रह।
इसीलिए देखिए, इसीलिए इमरान खान जा भी रहे हैं अगर वहाँ, आप देखिए बैलेंस का एक, इमरान खान परसों जा रहे हैं, परसों या कल जा रहे हैं रूस 3 दिन की यात्रा पे, और वहाँ वो सद्भावना यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ कंसेशन भी लेंगे, लेकिन साथ ही एक बैलेंस करने वाला बयान आया है जिसमें इमरान खान की सरकार ने कहा है कि यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए, जो कि रूसी आकांक्षाओं के खिलाफ। तो कोई ये नहीं कर रहा है, जो छोटे या मध्यम देश हैं, इन दो शक्तियों के अलावा वो ये कोई भी नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं हमें लड़ाई होनी चाहिए, या रूस की गलती है अमेरिका की गलती। जी, तो ये हम भी यहाँ, भारत भी यहाँ गलती ढूंढने के लिए नहीं। और कई लोग कहते हैं कि ये मौका है कि भारत मध्यस्थता करे। मैं तो कहता हूँ अगर दोनों ही देश ये चाहेंगे, यूक्रेन और भारत, तभी हमें मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है टाइम टेस्टेड कि दो देशों के बीच में जब कोई तनाव हो तो उसमें किसी तीसरे को मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो ये हमारी कश्मीर नीति के खिलाफ होगा, क्योंकि कश्मीर पर हम अमेरिका वगैरह किसी की भी मध्यस्थता हमने स्वीकार नहीं की। तो ये इसलिए हमें मध्यस्थता तो करनी ही नहीं चाहिए, और किसी भी देश की ओर से हमें लड़ना नहीं चाहिए, की ओर से हमें स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है उन देशों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, उन देशों के अलग अलग कंसर्न है। हम यही कर सकते हैं कि हाँ, दोनों देश बैठ करके जी बिल्कुल, बातचीत के जरिए ही बहुत बेहतर होगा इस मामले को सुलझाना, तभी ग्लोबली भी इसका बेहतर असर भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही है कि अगर मौजूदा हालात सुधरे नहीं, यही स्थिति बनी रही तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि भारत को ऐसे में क्या स्टैंड अप लेना चाहिए? कोई कहता है रूस के साथ या फिर अमेरिका के साथ, या फिर एक अपना अलग स्टैंड यहाँ पर भारत का होना चाहिए? देखिए, अब तक जो भारत का स्टैंड रहा है वो बहुत ही बैलेंस्ड है और बिल्कुल सही स्टैंड है। अमेरिका हो चाहे रशिया हो, दोनों ही भारत के मित्र राष्ट्र हैं। रशिया भारत का स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनर है, जबकि अमेरिका बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये जो भारत और रशिया के बीच दोनों ही देशों के साथ हमारे बहुत संबंध अच्छे हैं, लेकिन एक बात मैं तो एमईए का जो स्टैंड है, भारत सरकार का जो स्टैंड है, बहुत ही बैलेंस है कि भारत इस पूरी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, निगोशिएटिंग टेबल पर चाहता है, न कि युद्ध के मैदान में इसका समाधान ढूंढना चाहता है, जो कि हो ही नहीं सकता है। तो भारत ने स्टैंड लिया है बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि ओवरऑल आप सिचुएशन देखें, यदि ये सिचुएशन एस्केलेट करती है, यदि किसी भी तरीके का युद्ध छिड़ता है, तो ऐसे में भारत के समक्ष भी एक दुविधा की स्थिति पैदा हो सकती है और भारत जाहिर है कि इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात अवश्य कहूंगा कि जो पूरे विश्व में एक जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसका सम्मान महाशक्तियों को करना होगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी राष्ट्र की संप्रभुता से, उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर और उसके ऊपर बलपूर्वक उसकी विदेश नीति को बदलने की कोशिश अगर की जाती है तो ये पूरे विश्व में बेहद गलत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और इस तरीके का उदाहरण जो है चाइना लेते हुए ताइवान जैसे राष्ट्रों पर वो हमला कर सकता है। साउथ चाइना सी के जो देश हैं उनको जो है उनके ऊपर खतरा पैदा कर सकता है। चाइना के जहां कहीं भी फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, हमारे अपने क्षेत्रों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। तो ये जो गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सम्मान महाशक्तियों को करना होगा। संवाद के माध्यम से निगोशिएटिंग टेबल पर जो भी मतभेद हैं, जो भी इनसिक्योरिटी डिलेमास हैं, रशिया के हों चाहे अन्य जो भी स्थितियां बन रही हैं, सभी को अपनी अपनी जो मतभेद हैं, अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं, उसको निगोशिएटिंग टेबल पर रिजॉल्व करना होगा और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के आधार पर इसको रिजॉल्व करना होगा। एक विश्व व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए, महाशक्तियों को ये करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संवाद ही एकमात्र रास्ता है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान करना, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उसे अपहोल्ड करना, उसे और अधिक सशक्त बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। और हमने जैसे कि आज बात करी है रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये जो स्थिति बनी हुई है उसका भारत पर कितना असर हो सकता है, अगर जंग होती है तो कितना असर हो सकता है, आपने समझा होगा। हमारे खास विश्लेषक जुड़े थे हमारे साथ और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।